जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है फिर से एक नई कक्षा में, जिसमें आज हम देखेंगे संविधान के गठन में या संविधान के निर्माण में। ये नेक्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट हमने जो संविधान के गठन के निर्माण में जो बैकग्राउंड था उसको हमने देखा। उसके बाद आज हम देखेंगे इसके अन्य फीचर को, अन्य विशेषता को, इसमें क्या क्या शामिल हुए, क्या क्या पॉइंट इसमें इम्पॉर्टेंट है। जैसे इसमें पहली बैठक संविधान सभा का जो संविधान का गठन हुआ, इसमें पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, लेकिन पहली बैठक में मुस्लिम लीग जो है शामिल नहीं हुई। उसने इसका बहिष्कार किया। संविधान सभा के गठन के लिए जो पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को, उसमें मुस्लिम लीग ने भाग लेने से इनकार कर दिया, उसका बहिष्कार किया। इस ये तर्क देते हुए बहिष्कार किया कि मुझे एक पृथक राष्ट्र चाहिए पाकिस्तान का। एक तरह से समझ लीजिए, पाकिस्तान की मांग कर रहे थे कि हमको एक अलग स्टेट चाहिए, जिसकी अलग संविधान हो, जिसके अलग कानून हो, सब कुछ भारत से पृथक हो। अब इसमें हम देखेंगे पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 पार्ट 2 में। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। इसमें क्या हुआ, लीग शामिल नहीं हुई। इसमें लीग ने सदस्यता नहीं ली। अब देखो, जैसे इसमें क्या है, बेसिक पॉइंट में अगर देखें 9 दिसंबर 1946 पहला बैठक। अब क्या है, इसको सबको पता है, ये सबको पता है, एग्जामिनर को भी पता है। ये बहुत रेयर केस में ही ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि कब पहली बैठक कब हुई थी। इसके अंदर जो प्रावधान है, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। अब इसके अंदर अगर हम देखें तो कुल सदस्य कितने शामिल हुए थे? कुल सदस्य जो है शामिल हुए थे 207। 207 सदस्य इसमें क्या है, शामिल हुए थे। और इसके आगे इसमें देखें हम फ्रांस की तरह, इसी में देखें हम फ्रांस की तरह सभा में सबसे वरिष्ठ सदस्य को अस्थायी रूप से, सबसे वरिष्ठ सदस्य को अध्यक्ष बनाया गया। सबसे वरिष्ठ कौन थे सदस्य को अध्यक्ष बनाया गया? अस्थायी रूप से सबसे वरिष्ठ सदस्य को अस्थायी रूप से अध्यक्ष बनाया गया। कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। अब इसके आगे इसमें हम देखें, अस्थायी अध्यक्ष इनको चुना गया। उसके बाद दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को, 11 दिसंबर 1946 को अस्थायी रूप से
अस्थायी रूप से किसको अध्यक्ष बनाया गया? अध्यक्ष कौन बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रसाद जी बने। अस्थायी रूप से अध्यक्ष कौन बने? प्रसाद जी। कब बने? दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को अस्थायी रूप से अध्यक्ष बने प्रसाद जी। उसके बाद 25 जनवरी 1947 को सभा के उपाध्यक्ष के रूप में 25 जनवरी 1947 1947 को सभा के उपाध्यक्ष के रूप में कौन नियुक्त हुए? H.C. मुखर्जी। H.C. मुखर्जी सभा के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए। सबसे पहले कौन थे? सबसे पहले इसमें अस्थायी रूप से डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। अस्थायी रूप से 11 दिसंबर 1946 को प्रसाद जी अध्यक्ष बने। उसके बाद 25 जनवरी 1947 को उपाध्यक्ष के रूप में कौन बने? H.C. मुखर्जी। उसके बाद सभा ने 2 उपाध्यक्ष बनने का संकल्प लिया। इसके बाद एक उपाध्यक्ष थे ही, उसके बाद सभा ने 2 उपाध्यक्ष नियुक्त करने का संकल्प। और दूसरे जो उपाध्यक्ष थे वो कौन थे? दूसरे उपाध्यक्ष वीटी कृष्णमाचारी थे। वीटी कृष्णमाचारी नियुक्त किए गए। अब इसके बाद इसमें जो सेकंड फेज आता है, फर्स्ट फेज है, जो संविधान के निर्माण में, संविधान के मेकिंग में जो पहली समझ लीजिए पहली कसौटी थी। पहली कसौटी यही है संविधान के निर्माण में, गठन में सबसे पहली कड़ी यही है। इसमें कौन क्या होगा, सबसे पहले ये एक बार जब हो जाता है कोई भी चीज़, जैसे आप कोई भी चीज़ बनाते हैं, जैसे आप मान लीजिए आप खाना बना रहे हो तो पहले सब कुछ सेट करते हैं ना, कि मतलब पहले क्या बनाना है, पहले दाल चलाना है कि रोटी चावल सब्जी कोई भी चीज़, उसके बाद उसको इकट्ठा करते हैं एक जगह, उसके बाद तब बनाना शुरू करते हैं। वैसे भी संविधान के निर्माण में भी यही हुआ। उसमें कुल सदस्य का पता चला, इतने सदस्य हैं, इतने सदस्य शामिल हुए, कौन अध्यक्ष होगा, कौन उपाध्यक्ष होगा, कौन क्या करेगा, सब कुछ जब एक बार सेट हो जाता है उसके बाद फिर प्रक्रिया चलती है तो आसानी होती है। कोई भी चीज़ आप कर रहे हो उसको अगर स्ट्रैटेजिक तरीके से करेंगे तो बहुत अच्छे से होगा। तो इसमें उसके बाद उद्देश्य प्रस्ताव आएगा, सेकंड फेज इसमें आएगा, नेहरू जी का उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव में कौन कौन से फीचर शामिल थे इसको देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे ये कब आया था। ये 13 दिसंबर 1946 को आया था। 13 दिसंबर 1946 को 13 दिसंबर 1946 को इसको पेश किया गया। किसने पेश किया इसको? नेहरू ने। नेहरू जी ने इसको 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया, मतलब पेश किया, पारित नहीं किया। प्रस्ताव में शामिल, प्रस्ताव में क्या क्या शामिल था उसको देखेंगे हम।
शामिल थे। पहला इसमें हम देखेंगे, क्या क्या शामिल था। संविधान सभा भारत को एक स्वतंत्र संविधान, इसको हम शॉर्टकट में कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब संविधान को शॉर्टकट में लिख रहे हैं, थोड़ा लिखने में जल्दी होगा। संविधान सभा भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित करती है। उसके बाद इसी में आ जाएगा, अपने भविष्य के प्रशासन को चलाने के लिए संविधान का निर्माण। संविधान का निर्माण करने की घोषणा। संविधान के निर्माण यहाँ पर लिख लीजिए, संविधान के निर्माण की घोषणा करती है। जैसे इसमें क्या है, जो संविधान आगे बनेगा, जो भारत का संविधान आगे बनेगा, उद्देश्य प्रस्ताव से ही प्रस्तावना का परिवर्तन होगा। इसी को परिवर्तित करके प्रस्तावना, आप भी इसमें जितने शब्द देखेंगे आप एकदम हूबहू संविधान, जो वर्तमान संविधान चल रहा है उसकी प्रस्तावना में पाएंगे। उद्देश्य कहीं देखते हैं, उद्देशिका देखने को मिलता है हमको एग्जाम में या बुक में। उद्देशिका का ही पर्यायवाची प्रस्तावना है, प्रियम्बल जिसको कहते हैं। इसी का परिवर्तित रूप है उद्देश्य प्रस्ताव का, इसीलिए उसको उद्देशिका कहा जाता है। इसमें आगे हम देखेंगे कौन कौन से और पॉइंट आएंगे। नेक्स्ट पॉइंट इसमें देखेंगे हम, ब्रिटिश भारत में शामिल सभी क्षेत्र। ब्रिटिश भारत में शामिल सभी क्षेत्र। ब्रिटिश भारत में शामिल सभी क्षेत्र, भारतीय राज्यों में शामिल सभी क्षेत्र। भारतीय राज्यों में शामिल सभी क्षेत्र तथा भारत से बाहर, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत से बाहर के सभी क्षेत्र, व अन्य क्षेत्र जो इसमें शामिल होना चाहेंगे। अन्य क्षेत्र जो इसमें शामिल होना चाहेंगे भारतीय संघ में, मतलब भारतीय संघ की बात कर रहे हैं, इसमें शामिल होना चाहेंगे वो भारतीय संघ का हिस्सा होंगे। भारतीय संघ का हिस्सा होंगे। अब यहाँ पर कई वर्ड बदल के दे सकता है एग्जामिनर, भारतीय राज्य कह सकता है, लेकिन यहाँ पर भारतीय संघ की बात की गई है।
इसमें इम्पोर्टेंट जैसे भारतीय राज्यों में शामिल क्षेत्र, भारतीय राज्य में जो पहले शामिल है, और ब्रिटिश भारत। उसके बाद इसमें जो भारत से बाहर के हैं, जो इसमें भारत से बाहर मतलब जो भी राज्य अपने स्वेच्छा से जो भी क्षेत्र भारत में शामिल होना चाहे वो। उसके बाद भारतीय संघ अन्य क्षेत्र में आ जाएगा। भारतीय अन्य क्षेत्र में जो इसमें शामिल होना चाहेंगे, कोई भी क्षेत्र भारतीय संघ का हिस्सा होगा, वो क्षेत्र भारतीय संघ का हिस्सा माना जाएगा। ये स्वेच्छा से इसमें कहा गया है, अपनी स्वेच्छा से अगर शामिल होना चाहें तो। अपनी स्वेच्छा से कौन? अपनी स्वेच्छा सिर्फ यही जो अन्य क्षेत्र हैं जो भारत से बाहर है, बाकी ये सब तो है ही भारत में, ब्रिटिश भारत में जितने शामिल हैं। और इसी में लिख लीजिए इनकी सीमाओं का निर्धारण, सीमाओं का निर्धारण संविधान सभा करेगी। संविधान सभा करेगी। इनकी सीमाओं का निर्धारण कौन करेगा? संविधान सभा करेगी। यदि वो चाहेंगे तो उनकी अवशिष्ट शक्तियां उनमें निहित होंगी। यहीं पर नोट करके लिख लीजिए, यदि चाहेंगे तो उनकी अवशिष्ट शक्तियां उनमें निहित होगी। अब यहाँ पर देखिए ये क्या है, ऐसा कहने से बहुत फायदा हुआ। जो क्षेत्र अपनी अवशिष्ट शक्तियाँ क्या है अपने अंदर निहित करना चाहती थी, अपने पास रखना चाहती थी, उसके बाद भी भारत में शामिल होना चाहती थी, भारत संघ में, तो उनको क्या है इससे आसानी हुई और वो आसानी से भारत संघ का हिस्सा बन पाए। शासन के संचालन में सभी, यहाँ देख लेंगे हम इसको, शासन के संचालन की सभी, लेकिन जो शक्तियां इसमें है शासन के संचालन में सभी, लेकिन केवल उनको छोड़कर, केवल उनको छोड़कर जो संघ में निहित होगी, जो संघ में निहित होगी, इन राज्यों को प्राप्त होगी। इन राज्यों को प्राप्त होगी। यही वाला पॉइंट है। यहाँ पीटीओ कर दिए, यही वाला पॉइंट यहाँ से स्टार्ट हुआ है। शासन के संचालन में सभी, लेकिन एक तरह से समझ लीजिए जो वर्तमान में जो प्रणाली चल रही है वही है, सेम एकदम। क्योंकि जो देखिए जो अवशिष्ट शक्तियाँ हैं राज्य के पास हैं उनकी, लेकिन जो संघ में है उसके अलावा 3 सूची है ना, संघ सूची, राज्य और समवर्ती सूची। समवर्ती सूची पर दोनों का अधिकार होता है, लेकिन अगर कहीं डिबेट आ गया दोनों में अगर विवाद हो गया संघ और राज्य में, तो मान्यता किसकी होगी? मान्यता केंद्र की होगी, राज्य की नहीं होगी। इसलिए यहाँ भी देखिए, यहाँ भी कहा गया है कि
जो संघ में निहित होगी वो राज्य को अवशिष्ट शक्तियाँ नहीं मिलेगी। उनको जो संघ में निहित नहीं है उनको वो अवशिष्ट शक्तियाँ राज्य को दी जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, तीसरा पॉइंट हम देखेंगे। तीसरे पॉइंट में भारत सभी शक्तियों एवं अधिकार इसके अभिन्न अंग, भारत के सभी शक्तियां, भारत की सभी शक्तियां, अधिकार इसके अभिन्न अंग, अधिकार इसके अभिन्न अंग तथा सरकार के अंग सभी का स्रोत, तथा सरकार के अंग तथा सरकार के अंग सभी का स्रोत, सभी का स्रोत कौन है? जनता। सभी का स्रोत भारत की जनता। जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता का शासन समझ लीजिए। एक हिसाब से भारत के सभी शक्तियां जो हैं, भारत में उस समय सभी शक्तियां और अभिन्न उसके अंग, सरकार के अंग, जो सरकार की कार्य प्रणाली, जो उनको शक्तियां जो जहाँ जो क्षेत्र, जिस क्षेत्र में जो कार्य करेगा उससे तात्पर्य है यहाँ पर जो अंग कहा गया है इसमें। और सभी स्रोतों का स्रोत जो है, सभी का स्रोत कौन है? भारत की जनता है। उसके बाद इसमें नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे, सभी भारत लोगों के लिए सभी भारत के लोगों को सभी भारत के लोगों के लिए। अब इसमें एक फर्स्ट पॉइंट देखेंगे हम, न्याय। उनको न्याय मिलेगा। न्याय सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्वतंत्रता होगी। राजनीतिक स्वतंत्रता एवं सुरक्षा, स्वतंत्रता एवं सुरक्षा। अवसर की समता होगी। अवसर की समता। उसके बाद विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता। उसके बाद विचार अभिव्यक्ति, विचार अभिव्यक्ति और विश्वास, भ्रमण, संगठन बनाने आदि की स्वतंत्रता होगी। ये किसके लिए है? ये भारतीयों के लिए है। ये सब न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्वतंत्रता, अवसर की समता, विधि के समक्ष समता,
विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, भ्रमण, संगठन बनाने की क्षमता। आप लोगों को लग रहा होगा कि ये सब तो संविधान में भी निहित है, तो संविधान में यहीं से लिया गया है। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे 5, अल्पसंख्यक, पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक, पिछड़े वर्ग तथा जनजाति क्षेत्रों को, जनजाति क्षेत्रों के लोगों को सुरक्षा प्राप्त होगी। क्षेत्र के लोगों को सुरक्षा प्राप्त होगी। इस प्रस्ताव यहीं पर नोट कर लेंगे, आ जाएगा इसके बाद। इसी में देखेंगे इस प्रस्ताव की 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से 22 जनवरी 1947 को प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पास कर दिया गया। सर्वसम्मति से इसको क्या कर दिया गया? पास कर दिया गया या स्वीकार किया गया। उसके बाद इसी के परिवर्तित रूप में संविधान की प्रस्तावना बनी। इसी के परिवर्तित रूप में संविधान की प्रस्तावना बनी। संविधान की प्रस्तावना बनी है। एक मिनट देखिए पूरा आ रहा है कि नहीं। ठीक है, इसी के तर्ज पर संविधान की प्रस्तावना बनी है। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे इसमें। अब इसमें क्या है, कुछ समझाने लायक ऐसे कुछ है नहीं, इसमें सब फैक्ट है। फैक्ट बढ़िया से आप लिख लीजिए, उसको बढ़िया से याद कर लीजिए। अब इसमें अंडरलाइन क्या करें, सब कुछ आप जब पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे, नोट करेंगे, तो आपको खुद पता चलेगा इसमें से क्या हाईलाइट करना है, क्या अंडरलाइन करना है। सिर्फ इसमें फैक्ट है बस। अब आगे देखेंगे हम स्वतंत्रता एक्ट 1947 ने, भारतीय स्वतंत्रता जो अधिनियम था उसको पहले हमने पढ़ा। अब क्या है, उसने क्या इसमें परिवर्तन किया, इसमें क्या अपडेट करके, संशोधन करके और क्या उसमें ऐड किया गया है, उसको हम देखेंगे। अब हम देखेंगे इसमें स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में ने सभा में निम्न परिवर्तन किए गए। स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में, स्वतंत्रता अधिनियम 1947
के सभा ने क्या परिवर्तन किए? क्या परिवर्तन किए? पूर्ण रूप से संप्रभु बनाया गया सभा को। सभा जो संविधान सभा थी उसको पूर्ण रूप से संप्रभु बनाया गया, पूर्ण रूप से संप्रभु बनाया गया। उसके बाद इसमें ब्रिटिश द्वारा बनाए गए किसी भी कानून को ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाया गया किसी भी कानून में या उसको परिवर्तन या उसको हटा देना, परिवर्तन या हटा देना या समाप्त कर देना या बदलना, ये क्या है? संविधान सभा के पास शक्ति थी। संविधान सभा के पास क्या थी? इसकी शक्ति थी या अधिकार था कि वो संविधान सभा के पास क्या था? संविधान सभा के पास शक्ति थी या अधिकार था कि ब्रिटिश कानून द्वारा या ब्रिटिश सरकार द्वारा जो भी कानून बनाए गए, जो भी नियम अधिनियम कानून कुछ भी बनाए गए हों, वो संविधान सभा उसको निरस्त कर सकती है, उसमें बदलाव कर सकती है या उसको कुछ परिवर्तन के साथ लागू कर सकती है। ये क्या है कि अपने उसके मर्जी पर, संविधान सभा के मर्जी पर डिपेंड था। उसके बाद संविधान सभा विधायिका बन गई। संविधान सभा क्या हुई? संविधान सभा विधायिका बन गई। संविधान सभा क्या बन गई? विधायिका। मतलब स्वतंत्र भारत के लिए कानून बनाना। दो काम हुए इसके, स्वतंत्र भारत के लिए कानून बनाना, स्वतंत्र भारत के लिए कानून बनाना, उसके बाद आम जनता के लिए कानून बनाना। यहाँ पर कानून बनाने से मतलब संविधान के लिए, संविधान में, उसके बाद आम जनता के लिए, आम जनता के लिए कानून बनाना, आम जनता के लिए कानून को लागू कराना, कानून को लागू करना शामिल था। संविधान सभा संसद बन गई। अब यहीं से विधायिका बन गई। विधायिका मतलब यहाँ पे आ जाएगी संसद के रूप में कार्य करने लगी संविधान सभा। उसके बाद जब संविधान सभा संसद बन गई, जब बैठक संविधान सभा के रूप में होती, नोट करके लिखिए, बैठक संविधान सभा की बैठक जब इसके रूप में होती, तो अध्यक्ष कौन थे? इसकी अध्यक्षता कौन करते थे? प्रसाद जी। अध्यक्ष कौन होते? प्रसाद जी। और दूसरा, इसी में जब संविधान सभा की बैठक विधायिका के रूप में होती, तब अध्यक्ष कौन होते? जीवी मावलंकर।
जीवी मावलंकर। ये इंपॉर्टेंट है। जब संविधान सभा की बैठक एक संविधान सभा के रूप में की जाती, तब उसकी अध्यक्षता कौन करते थे? प्रसाद जी। लेकिन जब विधायिका के रूप में इसकी बैठक होती, तब इसके अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर। उसके बाद इसमें अन्य कार्य इसके क्या क्या थे? अन्य कार्य हम यहाँ पर देख लेंगे। अन्य कार्य, अन्य कार्य में 1949 मई 1949 राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का स्थापना। मई 1949 को भारत की सदस्यता को राष्ट्रमंडल में सत्यापन किए गए। भारत की सदस्यता कहाँ पर हुई? राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन कब हुआ? मई 1949 में। उसके बाद 22 जुलाई 1947 को 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। उसके बाद 24 जनवरी 1950 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान। उसके बाद 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत। यहाँ पर राष्ट्रीय गान विकल्प, राष्ट्रगान या राष्ट्रीय गान या राष्ट्रीय गीत आप कर सकते हैं इसमें। उसके बाद इसी डेट को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति बने। राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति बने। 24 जनवरी 1950 को भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी बने। इसके बाद दूसरा पॉइंट इसमें हम देखेंगे, ये फर्स्ट था, ये सेकंड। 2 साल, इसमें कितना समय लगा संविधान निर्माण में? 2 साल 11 महीने 18 दिन। 2 साल 11 महीने और 18 दिन समय लगा। 2 साल 11 महीने और 18 दिन संविधान सभा या संविधान बनाने में इतना टाइम लगा इसमें। उसके बाद इसमें कुल कितने बैठक हुई? 11 बैठक, 60 देशों के संविधान से 60 देशों के संविधान का अवलोकन या इसमें कुछ तत्व 60 देशों के संविधान से कुछ तत्व इसमें शामिल किए गए, या कहें कि 60 देशों के संविधान का अवलोकन किया गया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इसमें देखेंगे हम, 114 दिनों तक प्रारूप पर चर्चा हुआ।
प्रारूप पर, इसके प्रारूप पर चर्चा 114 दिन तक इसके प्रारूप पर चर्चा हुई, जिसमें 64 लाख खर्च आए, 64 लाख खर्च हुआ। और इसके बाद इसमें 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई। 24 जनवरी 1950 को अंतिम 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक। उसके बाद 26 जनवरी 1950 को आम चुनाव 1950 को या 1951 से 1952 के बीच आम चुनाव हुआ। 52 के बीच आम चुनाव। तब संविधान सभा इसके पहले तक चुनाव हुआ, इसके पहले तक संविधान सभा आंतरिक संसद के रूप में कार्य करती थी। आंतरिक संसद के रूप में कार्य करती थी। आंतरिक संसद के रूप में क्या हुआ? कार्य करती थी। अब इसमें देखें हम कब क्या शामिल हुआ, ये इम्पोर्टेंट है। 24 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। इसमें कन्फ्यूजन होता है, यहाँ से देखिए सब 24 जनवरी 1950 तक 3 चीज़ें शामिल हुए। 24 जनवरी 1950 तक 3 चीज़ें इसमें इम्पोर्टेंट है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजन होता है हमको। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान, इसी डेट को राष्ट्रगीत, इसी डेट को भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी को नियुक्त किया गया। उसके बाद सेकंड इसमें हम देखेंगे 2 साल 11 महीने और 18 दिन संविधान सभा बनाने में टाइम लगा। 11 बैठक हुई, 60 देशों के संविधान का अवलोकन, उसके कुछ तत्व इसमें शामिल किए गए। उसके बाद 114 दिनों तक प्रारूप समिति जो ड्राफ्ट कमेटी थी, जिसके अध्यक्ष कौन थे ये आप कमेंट में बताइए। इसके अध्यक्ष आप कमेंट में बताइए। उसके बाद 64 लाख रुपए इसमें खर्च किए गए। 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई। 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई। 24 जनवरी 1950 में उसके बाद 50 से स्टार्ट हुई प्रक्रिया। उसके बाद 1951 और 52 के बीच आम चुनाव हुए। और इसके पहले आम चुनाव तक संसद कैसे कार्य करती थी? आंतरिक सरकार के रूप में आंतरिक संसद के रूप में, सरकार भी हो सकता है, आंतरिक सरकार या आंतरिक संसद के रूप में कार्य करती रही। क्योंकि जो संविधान सभा के जो सदस्य नियुक्त हुए थे सब, ये क्या है, आम निर्वाचन द्वारा प्रत्यक्ष रूप से या आम जनता द्वारा चुने नहीं गए थे। ये कैसे चुने गए थे? एकल संक्रमणीय पद, उसके बाद समानुपातिक जो प्रतिनिधित्व था उसके द्वारा इनका चुनाव हुआ था। तो जैसे वर्तमान में आप देखिए ये उनका चुनाव राष्ट्रपति का होता है, उस हिसाब से जो प्रांत के अध्यक्ष थे, सदस्य थे प्रांतों के, उन्होंने चुनाव किया था। तो इस वजह से क्या हुआ, आंतरिक संसद के रूप में कार्य करती थी। तो आगे हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।